हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के आईटी इंडस्ट्री के बारे में। मुझे पता है आप लोगों में से अब कई लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान से क्यों चाइना या अमेरिका से कंपैरिजन करना था, लेकिन काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे एक्चुअली कंपैरिजन किया जा सकता है। और आपको जिससे भी भारत के आईटी इंडस्ट्री में कंपैरिजन चाहिए हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि इंडिया से पहले जिस कंट्री में इंटरनेट आ गया था, जी हाँ, पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूँ, वहाँ आईटी इंडस्ट्री के हालात आज कैसे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था कि जिस कंट्री में इंडिया से पहले इंटरनेट आ गया था, तो असल में पाकिस्तान के अंदर 1992 और 93 के बीच डीजीकॉम पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ, ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने डायल अप ईमेल सर्विसेज को शुरू कर दिया था। क्या होता है हमें इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना पता चल गया कि उस समय एक तरह से इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इंडिया में इंटरनेट कब आया था? तो 1995 में। उससे पहले भी वैसे इंटरनेट थोड़ा बहुत अवेलेबल था, लेकिन वो सिर्फ सरकारों तक ही सीमित था। 1995 में भी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा ही इंडिया में इंटरनेट को शुरू किया गया था, और तब इंटरनेट बिल्कुल आज के जैसे लगभग नॉर्मली सबके लिए अवेलेबल भी नहीं था। मतलब उतना ही ज्यादा महंगा भी था, और आज के जितने उस समय के लोगों की इंटरनेट की जरूरतें भी नहीं थी। लेकिन आज तो है जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, और इसी में एक बड़ा गेम आज के समय में आईटी इंडस्ट्रीज खेल रही है, जहां एक कंट्री काफी सारे आईटी के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर काफी अच्छा पैसा कमाती है। तो शुरुआत की बात करें तो एक्चुअली पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री के शुरुआत में ही इंडिया से पीछे रह गया था। 1967 की बात है जब इंडिया के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री शुरू हो रही थी, तो फ्यूचर के बारे में कोई बहुत ज्यादा श्योरिटी तो नहीं थी कि कैसा होगा, लेकिन एटलीस्ट एक शुरुआत तो हो गई थी। जबकि पाकिस्तान के अंदर वो आईटी की नींव ही काफी ज्यादा लेट पड़ी साल 2000 में जाकर के, यानी 90s के दशक के आखिरी समय में धीरे धीरे आईटी को कंसीडर करना शुरू किया गया था पाकिस्तान के अंदर। और सीधी सी बात है कि अगर शुरुआत लेट होगी तो ग्रो करने के लिए टाइम तो लगभग सबको बराबर ही चाहिए है। इसलिए ये चीज आज के समय में काफी बड़ा डिफरेंस बना देती है जब बात आती है आईटी एक्सपोर्ट्स की, आईटी में वर्कफोर्स की, या फिर कंपनियों की नंबर की। इंडिया के अंदर इस वक्त लगभग 4.5 मिलियन यानी 45 लाख के आसपास आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि अलग अलग सारी कंपनीज को संभाल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये नंबर आज के समय में है 3 लाख। वो भी शायद अभी जस्ट कुछ समय पहले ही टच हुआ है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ही ये नंबर बिल्कुल इसका आधा था। तो डिफरेंस आप लोगों को साफ दिख रहा होगा, कहां 4.5 मिलियन और कहां पर 3 लाख। और ये डिफरेंस एक अकेला डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस एक और डिफरेंस को बनाएगा, जो कि है कंपनीज के नंबर में। अब एक्चुअल में है क्या कि पाकिस्तान के अंदर अगर एम्प्लॉइज कम है तो वो इसलिए क्योंकि कंपनीज का नंबर भी वहां काफी कम है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लगभग 3000 से थोड़ी सी ज्यादा ही आईटी कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, जिनमें बहुत बड़े नाम तो खैर नहीं है जिन्हें आईटी जायंट्स बोला जाता है, जैसे कि Amazon या फिर गूगल। हाँ, Uber, IBM जैसी कंपनीज के ऑफिसेज आपको वहां देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। जबकि इंडिया के अंदर यही आईटी कंपनीज का नंबर 40,000 से भी ज्यादा है। जी हाँ, और आप किसी भी बड़ी आईटी जायंट का नाम लो, आपको लगभग हर कंपनी का ऑफिस इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। Amazon का भी सबसे बड़ा ऑफिस Amazon ने रिसेंटली यूएस में नहीं बल्कि इंडिया के अंदर ही शुरू किया है, और इसीलिए एक काफी अच्छी ग्रोथ भी आईटी सेक्टर को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। चलिए अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के आईटी हब्स की। आईटी हब्स बेसिकली उन्हें बोला जाता है जो कंट्री के अंदर कुछ ऐसी सिटीज होती हैं जहाँ पर आईटी से रिलेटेड सबसे ज्यादा काम किया जाता है। तो पाकिस्तान की बात करें तो वो होता है लाहौर में, सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। जबकि इंडिया के अंदर दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा, गुरुग्राम वगैरह, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर तो खैर हर कोई जानता ही है, जिसे आप हमारे यहाँ की सिलिकॉन वैली भी कह सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि ये जो डिफरेंस है आईटी कंपनीज के नंबर में, उनके एम्प्लॉयज में, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है रेवेन्यू को। सीधी सी बात है कि अगर कंपनीज कम होंगी, एम्प्लॉइज कम होंगे, तो रेवेन्यू भी कम ही जनरेट होगा। और इंडिया की अगर बात करूं तो आईटी का रेवेन्यू असल में इतना है कि 2 साल का इंडिया का आईटी का रेवेन्यू पाकिस्तान की 1 साल की जीडीपी से ज्यादा हो जाता है। लगभग 4 बिलियन यानी $4 बिलियन हर साल पाकिस्तानी आईटी
आईटी इंडस्ट्री जनरेट करती है, जबकि ये नंबर इंडिया में 190 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। यानी लगभग 50 सालों में जाकर पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री जितना जनरेट करेगी, इंडिया में आईटी इंडस्ट्रीज अभी ही एक साल में उससे ज्यादा कमा रही है। वैसे अभी काफी सारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगले 2 सालों में अपनी आईटी इंडस्ट्री को डबल करना चाहती है। यानी अभी अगर 4 है तो हर साल लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर्स वो लोग जनरेट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आखिरकार रही क्या? पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज आखिर ग्रो करी क्यों नहीं? तो कुछ मेन कारण तो असल में काफी पॉलिसीज और रेगुलेशन से रिलेटेड भी है। ये चीज ट्रिब्यून, ये एक पाकिस्तानी पेपर है जिसमें लिखा गया था कि जैसे अगर कोई फ्रीलांसर है तो बैंक अकाउंट तक खुलवाने का प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर उस फ्रीलांसर के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कारण काफी सारी इनकी इंटरनल पॉलिसीज। यानी कई ऐसे फर्म्स होंगे, काफी सारे इंडिविजुअल्स होंगे जिन्होंने इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए बाहर किसी कंट्री में बैंक अकाउंट खुलवा लिए होंगे। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स होंगे। यानी इससे हो क्या रहा है, डायरेक्टली काफी बड़े पोटेंशियल का लॉस कंट्री को हो रहा है। दूसरा, कंट्री के अंदर आईटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट लाने में भी पाकिस्तान ने पिछले सालों में ऐसा कोई बहुत एग्रेशन नहीं दिखाया है। इसके अलावा एक और चीज जो है वो ये कि अगर आईटी को ग्रो करना है तो उसके लिए वर्कफोर्स चाहिए, और ऐसी चाहिए जिसको कुछ तो आता हो। मतलब भले ही उसे हर लैंग्वेज में कोड करना ना आए, लेकिन ऐसे बंदे को हायर नहीं कर सकते जिसने कंप्यूटर ही पहली बार देखा हो। और ये चीज एक्चुअली में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक रियलिटी है कि काफी बड़ी ऐसी पॉपुलेशन होती है कंट्री में जिनके पास सिर्फ इतना ही पैसा होता है कि वो एक दिन का खाना खा सकते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री में जाना, कंप्यूटर्स के बारे में सीखना, ये कभी उनकी प्रायोरिटी बन ही नहीं सकता। और बेसिकली इस जगह पर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है कि वो डिजिटल चीजों को उन लोगों तक पहुंचाए जिन्होंने उसके बारे में नहीं सुना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि ऐसी भी एक्चुअल में कोई चीज होती है। फ्री लैपटॉप्स वगैरह भी कुछ तो वैसे गवर्नमेंट्स बंटवाती हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत याद है कि इंडिया के अंदर भी कुछ राज्यों में पहले ऐसा किया जाता था, लेकिन ज्यादातर तभी बंटवाती हैं जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं। खैर कभी भी बंटवाए, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जिन्हें अगर इन चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जाए तो काफी बड़ी वर्कफोर्स बन सकती है। लेकिन कारण यही होता है कि वो लोग रेगुलरली स्ट्रगल करते हैं अपने खाने के लिए, और कभी भी उनकी जिंदगी में डिजिटल लाइफ अपनी जगह नहीं बना पाती है खुद से। बाकी अगर पाकिस्तान और इंडिया के आईटी इंडस्ट्री में ही थोड़ा सा इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन ओरिजिन के काफी सारे सीईओज आज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। जैसे गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, अरविंद कृष्ण है आईबीएम ग्रुप के सीईओ, एडोबे के शांतनु नारायण या फिर मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह, उसके अलावा नोकिया, नेटऐप, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ऐसी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ आज के समय में इंडियन है। जबकि पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज के समय में किसी बड़ी आईटी जायंट का सीईओ हो, या फिर आज तक कभी भी ऐसी किसी आईटी जायंट का सीईओ रहा हो। तो बात अभी बिल्कुल सिंपल सी है कि पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री अभी इंडिया के आईटी इंडस्ट्री के सामने तो लगभग बच्चा सा ही है, जिसमें पोटेंशियल जरूर है ग्रो करने का। और ये देखने की बात होगी कि आने वाले समय में इंडिया कितना ग्रो करता है और उसके मुकाबले आने वाले समय में पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री आखिर कितना ग्रो करके दिखा पाती है। बाकी तो बस यही कुछ चीजें थी जिन्हें कंपेयर कर सकते थे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।